मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाली एक लड़की को अच्छा ऑफर मिलता है और वह उस ऑफर को प्राप्त करने के लिए दिल्ली पहुंच जाती है। वह लड़की इंटरव्यू देने के लिए लाइन में लगी होती है, तभी उसके पास चपरासी आता है और पूछता है कि मैडम आप चाय लेंगी कि कॉफ़ी लेंगी। लड़की कहती है आप चाय और कॉफ़ी में जो अच्छा बनाते हो वही मेरे लिए लेकर आओ। चपरासी कहता है मैडम आपको क्या पसंद है, आप वह बताइए, मैं उसे अच्छी तरह से पकाकर लाऊंगा। लड़की कहती है चाय ले आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है तो थोड़ी कड़क चाय लेकर आना। चपरासी चाय लेकर आता है। उस चाय को वह लड़की पीती है और चाय को पीने के बाद वह उसी चेयर पर बैठे बैठे बेहोश हो जाती है। और जब उस लड़की को होश आता है तो वह एक बिस्तर पर पड़ी होती है और उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं होता है। उसकी आंखें जो खुल रही थीं, जिनसे धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था, वो देख रही थी कि सामने एक बुजुर्ग सा व्यक्ति है जिसके शरीर पर भी एक भी कपड़ा नहीं है। वह उसके शरीर के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस लड़की के शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वह विरोध कर सके या चिल्ला सके, क्योंकि जो चाय उसने पी थी उसमें कुछ ऐसी दवाएं मिला दी गई थी जिस वजह से उसको बेहोशी आ गई थी और उसके शरीर में ताकत कम हो गई थी। उस बुजुर्ग के जाने के बाद एक और व्यक्ति आता है और इसी तरह से एक एक करके लोगों के आने का सिलसिला चलता रहता है। उस लड़की ने 15 लोगों तक तो काउंटिंग की होती है, उसके बाद वह काउंटिंग करना भी भूल जाती है। जब उसे पूरी तरह से होश आता है तब वह पानी मांगती है, उसे पानी नहीं मिलता। वह खाना मांगती है, उसे खाना नहीं मिलता। तो वह कहती है कम से कम तन ढकने के लिए कुछ कपड़े ही दे दो, वह भी उसे नहीं दिए जाते। अगर कुछ मिलता है तो वह मिलती है मार। उसे बेवजह यहाँ मारा जाता था। उसने यहाँ से निकलने की जब भी कोशिश की तो 24 घंटे उसके ऊपर किसी न किसी की नज़र रहती थी। और जब वह लड़की यहाँ से निकलने में सफल होती है, बाहर जाती है, तो इस बात की खबर पूरी राजधानी दिल्ली ही नहीं बल्कि उससे लगने वाले जितने भी प्रदेश होते हैं वहाँ तक पहुँच जाती है। बल्कि वह लड़की जिस प्रदेश की होती है वहाँ भी यह खबर पहुँच जाती है। लोगों को यकीन नहीं होता कि कैसे उस लड़की की मजबूरी का फ़ायदा उठाया गया। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल दास्तान ए क्राइम में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और सच्ची घटना। यह सच्ची घटना है राजधानी दिल्ली की, जहां एक इलाका है जीबी रोड, जिसका एक कोठा है, कोठा नंबर 68। यहां से निकलकर एक व्यक्ति अपने घर की ओर जा रहा था। वह व्यक्ति वहां से फोन करता है और कहता है कि मैं अपना नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप रिया के भाई बात कर रहे हो। वह कहता है कि हाँ मैं रिया का भाई बोल रहा हूँ, लेकिन आप कौन बोल रहे हो। वो लड़का कहता है कि मैं अपने बारे में कुछ भी नहीं बता सकता, बस इतना बता सकता हूँ कि जीबी रोड कोठा नंबर 68 में तुम्हारी बहन है जिसने ये मैसेज भिजवाया है। उसका भाई पूछता है कि तुम कैसे जानते हो। वह कहता है कि मैं लगभग 3-4 बार उससे मिलके आया हूँ, उससे बात की है और तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और इतना कहकर वह अपना फोन काट देता है। उसने फोन किया था अगस्त 2019 के प्रथम सप्ताह में। वह लड़का अपनी बहन के बारे में सुनकर रोते हुए अपने माँ बाप के पास जाता है और कहता है कि बहन की खबर मिली है और मुझे दिल्ली जाना है, मुझे अनुमति दे दो। रिया का भाई दिल्ली जाता है और उसी व्यक्ति से जिसने उसे कॉल किया था उससे रिक्वेस्ट करता है कि बस एक बार मुझसे मुलाकात कर लो। वह आदमी उसके भाई को अपने पास बुलाता है और बातचीत करते हैं तो पता चलता है कि वह आदमी भी कलकत्ता का रहने वाला है और रिया का भाई भी कलकत्ता से ही आया है। वो दोनों आपस में बातचीत करते हैं। वह आदमी कहता है जो भी कदम उठाना सोच समझकर उठाना, ऐसा ना हो कि तुम्हारी बहन की जिंदगी खतरे में पड़ जाए। भाई काफी देर तक विचार करता है और विचार करने के बाद वह तय करता है कि उसे ही कुछ करना पड़ेगा और वह वहां से जीबी रोड के कोठा नंबर 68 में पहुंचता है।
वह वहाँ मैनेजर के पास जाता है और मैनेजर के पास जाकर वह कहता है कि मुझे भी एक लड़की चाहिए, उससे मुलाकात करनी है और मुझे भी किसी के साथ वक्त बिताना है। अगर वह यहाँ आकर सच बता देता तो उसकी बहन को भी खतरा होता और उसे भी खतरा होता। एक एक करके काफ़ी सारी लड़कियाँ लाई जाती हैं और दिखाई जाती हैं। ये एक एक करके सारी लड़कियों को रिजेक्ट कर रहा था। तभी वहाँ की जो हेड महिला होती है वह कहती है कि जो एक नई लड़की आई है 2-2.5 महीने पहले रिया, उससे इसकी मुलाकात करवा दो। तभी पीछे से आवाज़ आती है कि मैडम, उसकी तो बहुत डिमांड है, वह पहले से ही एक ग्राहक के साथ है, जब वह खाली होगी तभी मुलाकात हो पाएगी। वो लड़का कहता है अगर ऐसी ही बात है जिसकी डिमांड ज़्यादा है तो मैं उसके लिए इंतज़ार कर सकता हूँ, मुझे ऐसी कोई भी जल्दबाजी नहीं है। जो वहाँ की हेड होती है वो कहती है कि उसके ज़्यादा पैसे लगेंगे, अगर तुम्हें उस लड़की के साथ समय बिताना है तो तुम्हें ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। लड़का कहता है पैसे की कोई बात नहीं है, मैं उसी का इंतजार करूंगा जब वह खाली होगी। उसी दौरान कमरे का दरवाज़ा खुलता है और उसकी बहन बाहर निकल कर आती है। बहन और भाई का आमना सामना होता है तो बहन कुछ बोलने की कोशिश करती है। भाई देखते ही कहता है कि मुझे यही लड़की चाहिए। वह लड़की वापस अपने कमरे में चली जाती है और भाई भी उसके साथ अंदर चला जाता है। बहन और भाई जब आपस में मिलते हैं तो फूट फूट कर रोने लगते हैं। उनके रोने की आवाज़ बाहर ना जाए तो उन्होंने आपस में एक दूसरे का मुंह भी बंद कर दिया था। कोठे पर रुकने की एक निर्धारित समय सीमा होती है, वह लड़का उससे ज़्यादा समय के लिए रुकता है। तभी दरवाज़ा बार बार खटखटाया जाने लगता है और कहा जाता है कि तुम अगर बाहर नहीं निकले तो सही नहीं होगा, बाहर निकलो। वह लड़का कहता है क्या हुआ, तो वो कहते हैं कि तुम्हारी जो समय सीमा थी वह खत्म हो चुकी है, अगर 5 मिनट से ज़्यादा और समय लिया तो डबल चार्ज लग जाएगा। लड़का कहता है कि मैं दुगने पैसे देने को तैयार हूँ, मुझे अभी थोड़ा वक्त और बिताना है। बहन जब अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है, बहन बताती है कि वह जिस कंपनी में काम कर रही होती है वहीं पर उसकी एक दोस्त बन जाती है। वह एक दिन उसके सामने आकर बहुत ज़ोर ज़ोर रोने लगती है और कहती है कि मेरी तो किस्मत बहुत ही खराब है, और कहती है कि मुझे आज एक बहुत ही अच्छी कंपनी से ऑफर मिला है, लेकिन मेरे परिवार के लोग राजी नहीं हैं कि मैं वह नौकरी करूं। रिया उससे पूछती है कि यहाँ तुम्हें कितने पैसे मिल रहे हैं, तो वह बताती है कि लगभग 35 से 40 हज़ार मिलते हैं, लेकिन दिल्ली से जिस कंपनी का ऑफर आया है उसमें तो 1 लाख रुपए से शुरुआत है और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा पैसे और बढ़ते जाएंगे। रिया उससे कहती है कि तुम्हारे घर वाले तो उस नौकरी को करने देने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं, तो क्या वह नौकरी मुझे नहीं मिल सकती है। वह लड़की कहती है कि ठीक है, मेरे घर वाले तो नहीं मान रहे हैं, तो तुम ही इस नौकरी को अपना लो। मैं अपने घर वालों को आगे मनाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि इन दोनों लोगों में बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी होती है। वह लड़की बताती है कि 10 जून 2019 को दिल्ली में इसका इंटरव्यू है और इसके लिए रमजान है जो तुम्हें इंटरव्यू के लिए दिल्ली ले जाएगा, तुम उसके साथ चली जाना। वहां जाने के बाद उसके साथ यह हादसा होता है और वह इस कोठे पर आ जाती है। 11 जून से उसकी उस कोठे में शुरुआत होती है और पहले दिन उसके साथ 15-20 लोग संबंध बनाते हैं और इसके साथ समय आगे बढ़ता है। और हर दिन, क्योंकि वह सुंदर थी, पढ़ी थी, स्मार्ट थी, तो जो भी उसे देखता था उसके साथ समय बिताना चाहता था। वह बहुत परेशान थी, सोचती थी कि यहाँ से कैसे निकला जाए। वह खाना मांगती थी तो उसकी पिटाई होती थी, उसे पहनने के लिए कपड़े नहीं दिए जाते थे, उसे कुछ ऐसे इंजेक्शन दिए जाते थे जिससे उसमें उत्तेजना बढ़े और वह चिल्लाए नहीं बल्कि शारीरिक संबंध बनाने के लिए उत्तेजित हो। कोठे वालों की उस पर पूरी नज़र थी। वह एक ऐसी लड़की थी जिसे इस कोठे से बाहर जाने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं थी। एक दिन रिया के पास एक ऐसा व्यक्ति आता है जो पश्चिम बंगाल का ही रहने वाला होता है और वह बंगाली में बात करता है। रिया उसे और लोगों से ज़्यादा तवज्जो देती है।
ज़्यादा बातचीत करती है, जिस वजह से उस ग्राहक की आदत बन जाती है और जब भी उसे मौका मिलता है वह उसके पास आता है। और जब 3-4 बार वह व्यक्ति उसके पास करीब आता है तब रिया उससे डिमांड करती है कि क्या तुम मेरे भाई को फ़ोन कर सकते हो। वह कहती है कि अगर तुम मेरे भाई को फ़ोन कर दोगे तो शायद मेरा यहाँ से निकलने का कोई चांस बन जाए। वह कहता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो ये लोग मुझे भी मार डालेंगे, इसलिए मैं यह काम नहीं कर सकता। तभी वह लड़की रोती है, गिड़गिड़ाती है, उसके पैर पकड़ती है और कहती है कि सिर्फ एक बार फोन कर दो, हो सकता मैं यहाँ से निकल जाऊं। वह लड़का इस बात के लिए राजी हो जाता है और वह उसके भाई को एक बार फोन कर देता है। भाई पूरी कहानी सुनता है और फिर उस कोठे से बाहर जाता है और सोच रहा होता है कि क्या करूं, कैसे करूं। अगर मैं पुलिस की मदद लेता हूं और पुलिस इन लोगों से मिली हुई तो मेरी बहन कभी भी बाहर नहीं आ पाएगी। अगले दिन फिर वह ग्राहक बनकर जाता है और रिया से मिलने की डिमांड करता है और रिया से पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए, कुछ समझ नहीं आता। तब रिया उसे एक नाम बताती है और कहती है कि तुम्हें महिला आयोग के पास जाना चाहिए। वहाँ की एक अध्यक्ष है स्वाति मालीवाल, उनसे मुलाकात करनी चाहिए, हो सकता है कि वह हमारी कुछ मदद करें। वह बताती है कि यह लोग अक्सर कोठे पर आते रहते हैं और यहाँ की महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कुछ काम करते रहते हैं, इसलिए कई महिलाओं के मुंह से उसने उनका नाम सुना था। उसका भाई यहाँ से निकलकर सीधे जाता है दिल्ली महिला आयोग। वहाँ पर उसे एक सदस्य मिलती है, उसको वह लड़का अपनी बहन की पूरी कहानी बताता है। वह बताता है कि 2-2.5 महीने से उसका शोषण हो रहा है, उसके साथ ना जाने कितने लोग गंदा काम कर रहे हैं। वह सदस्य कहती है कि मैं अपनी हेड से बातचीत करूंगी जो अभी बाहर गई हुई है। उसके बाद वह स्वाति मालीवाल से बात करती हैं। वह बताती हैं कि जो भाई है वो मेरे पास बैठा हुआ है, वह अपनी बहन से मिलके आया है, बात करके आया है, इसलिए इस बात में कोई झूठ नहीं है। स्वाति मालीवाल ने जब पूरी कहानी सुनी तो कहानी सुनने के बाद वह सीधा डीसीपी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रंधावा को फोन करती हैं और कहती हैं कि सर मुझे आपकी मदद चाहिए। एक जीवी रोड पे कोठा है जिस पर हमें रेड डालनी है, जहां पर 2.5 महीने से एक लड़की फंसी हुई है और उसके साथ काफी ज्यादा दुर्व्यवहार हो रहा है। ऑफिसर रंधावा पूरी कहानी सुनते हैं और कहते हैं ठीक है, एक डेट निश्चित कर लेते हैं और वह डेट होती है 9 अगस्त 2019 और इस दिन तीसरी बार भी भाई ग्राहक बन के जाता है और उससे कहा जाता है कि जब तक टीम नहीं आएगी तब तक तुम अपनी बहन के साथ उस कोठे के अंदर रहोगे, जिससे हम आसानी से तुम्हें पहचान सकें और तुम दोनों को बचा सकें। और ठीक ऐसा ही होता है। ऑफिसर रेड डालने के लिए कोठे पर जाते हैं और उसी कमरे में जाते हैं और जब दरवाजा खटखटाते हैं, दरवाजा खुलता है तो दोनों बहन और भाई उस कोठे के अंदर होते हैं। और यह कहानी जब सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो स्वाति मालीवाल और उनकी सदस्य और ऑफिसर रंधावा की जमकर तारीफ की जाती है। लड़का अपनी बहन रिया को लेकर अपने घर चला जाता है। इस केस की एफआईआर दर्ज कराई जाती है तो जो कोठे की हेड होती है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और जो भी लोग उस महिला को कोठे पे पहुंचाने में शामिल होते हैं उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई जाती है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, केवल आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, जिससे आप सावधान रहें और सुरक्षित रहें। और भी ऐसी न्यूज़ को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।